The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। हमारी कमजोरियों और अपनी धोखेबाजी के दम पर बरसों तक शासन करने वाली ब्रिटेन की संसद में हमारे देश के किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। लगा कि ये एक बड़ी खबर है, इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। फिर शाम ढलते ढलते खबर आई कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। यानी दो बड़ी खबरें। एक मशहूर इश्तिहार की आड़ लेकर कहूं तो दूसरा लड्डू फूटा। लेकिन हमारे सामने जब संशय होता है तब संकल्प ख्याल में आता है कि सब खबरें आप तक तथ्यों की कसौटी पर दुरुस्त करके पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। इन दोनों खबरों पर विस्तार से बात होगी। साथ ही ये भी बात करेंगे कि भारत की संसद में, हमारी और आपकी संसद में आज किस बात पर हंगामा हुआ। बाटला हाउस एनकाउंटर पर क्या राजनीति हो रही है, इसका भी जिक्र होगा। पर सबसे पहले दिन का वीडियो। क्या वो पसंद गले में आला लटकाए और हाथ में बीपी नापने की मशीन लिए नजर आ रहे शख्स का नाम मुकेश रोशन है। ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। बिहार में अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। मुकेश ब्लड प्रेशर नापने की मशीन लेकर विधानसभा में पहुंचे। जब वजह पूछी गई तो बोले मुख्यमंत्री को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए बीपी नापने की मशीन लेकर आए हैं। दरअसल बीते दिन नीतीश कुमार विधान परिषद में आरजेडी के एमएलसी सुबोध रॉय पर भड़क गए थे। विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान पूरक प्रश्न पूछने के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने नियमों की जानकारी न होने को लेकर सुबोध को जमकर लताड़ा था। हालांकि गुस्सा होने वालों की लिस्ट में जेडीयू से नीतीश कुमार इकलौते नहीं हैं। उन्हीं की पार्टी के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, जिन्हें भागलपुर में ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोपाल मंडल 20 एकड़ की जमीन कब्जा करने आए थे। जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उनका कहना था, अरे भाई ये घंटा डिस्टर्ब किया, बंधक कहिए जो कहिए। अब गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार होता। हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था, बनिया बैताल साहब हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना हर वक्त। सुना आपने विधायक जी को, कितने सुंदर विचार हैं। हमारे देश को ऐसे ही मजबूत नेतृत्व की शायद जरूरत है। मजबूती की इस प्रतिमा को इनके हाल पर फिलहाल छोड़ देते हैं, बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो से विस्फोटक मिलने की जांच अब एनआईए करेगी। ये खबर आ गई थी। एनआईए स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख की संदिग्ध मौत के मामले की भी जांच करेगी। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिली थी, चोरी की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तभी कार के मालिक हिरेन मनसुख की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामले की जांच जब एनआईए को सौंपी गई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, जांच एजेंसियां किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, सरकारें बदलती हैं, सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम पर भरोसा करने की जरूरत है। अगली सुर्खी बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी है। बीते दिन साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था। हमने शो में आपको इसके बारे में बताया था। इसके बाद एक बार फिर से इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, क्या इस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले नेता अपने बयान पर माफी मांगेंगे? बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए,
वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है। दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? यह है बड़े सवाल। प्रसाद ने कहा कि बाटला हाउस मामले में कोर्ट ने पाया कि यह भारत की एकता पर हमला था। मंत्री बोले कि इस मामले का आरोपी दिल्ली में लोगों से खुद को बचाने के लिए मिल रहा था। कई पार्टियों का मकसद था कि पुलिस को कमजोर करो और वोट बैंक की राजनीति करो। यदि आपको अभी भी संदर्भ समझ में नहीं आ रहा तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों को उलट पलट लीजिए। ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज शाम 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और इस्तीफा सौंपा। पार्टी के विधायकों द्वारा नाराजगी जताने के बाद से केंद्रीय नेतृत्व में बीते 2 दिनों से मंथन चल रहा था। बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सांसद अनिल बलूनी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद तय माना जा रहा था कि रावत की छुट्टी तय है। आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। कल यानी 10 मार्च को 11 बजे बीजेपी ने देहरादून में अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। इस पद के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें 2 नाम सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। एक पूर्व संगठन मंत्री और भाजपा के विधायक धन सिंह रावत का, और दूसरा भाजपा के कोटे से राज्यसभा के सांसद और देश के मीडिया प्रभारी भाजपा के लिहाज से अनिल बलूनी का। एक आरएसएस संघ के करीब सभी विधायकों में स्वीकार, दूसरे केंद्रीय नेतृत्व के करीब, और जब केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं तो स्वीकार्यता सहज हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा सतपाल महाराज और अजय भट्ट के नाम भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर रावत और बलूनी पर भी है। इनकी बात कर लेते हैं विस्तार से। क्या है? धन सिंह रावत उत्तराखंड की श्रीनगर गढ़वाल सीट से विधायक हैं। सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। जन्म पौड़ी गढ़वाल के हेमलेट में हुआ। पढ़ाई पहले गांव, फिर एमए और डॉक्टरेट की डिग्री हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और यहीं से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए। उत्तराखंड को राज्य बनाने के आंदोलन में शामिल रहते हुए 2 बार जेल भी गए। एबीवीपी में पहले प्रदेश मंत्री रहे, फिर प्रदेश संगठन मंत्री, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वे फिलहाल उत्तराखंड बीजेपी के सचिव भी हैं। साल 2012 में उन्होंने पहली बार श्रीनगर गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ा था, पर हार गए थे। 2017 में जीते और पहली बार विधानसभा पहुंचे, मंत्री भी बनाए गए। सीएम पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहली पसंद धन सिंह रावत ही बताए जाते हैं। संघ में अच्छे संबंध हैं और संगठन मंत्रियों के मुख्यमंत्री बनने की एक लंबी परंपरा भी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक। अब दूसरे दावेदार की बात करते हैं, अनिल बलूनी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद, बीजेपी के प्रभारी, जैसा मैंने बताया। जन्म राज्य के नकोट गांव में। दिल्ली में जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान बलूनी राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे, पार्टी दफ्तर जाने लगे। इस दौरान वो संघ के जाने माने नेता सुंदर सिंह भंडारी के करीबी हो गए। सूत्रों के मुताबिक जब सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल बनाया गया तो उन्होंने अनिल बलूनी को अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी चुना। इसके बाद भंडारी गुजरात के राज्यपाल बने तो बलूनी भी वहां गए, और ये वो समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। इसी दौरान बलूनी मोदी और अमित शाह के करीब आए।
2014 में अध्यक्ष बनने के बाद से ही शाह ने अनिल बलूनी को पार्टी प्रवक्ता और मीडिया प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया था। इसके अलावा बलूनी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और निशंक सरकार में वन्यजीव बोर्ड में उपाध्यक्ष भी रहे। शुरुआती राजनीति की बात करें तो 26 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए थे। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव 2002 में कोटद्वार सीट से लड़ने की तैयारी की थी। नामांकन निरस्त हो गया, कोर्ट पहुंचे थे और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2004 में कोटद्वार से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ये तो हो गया आज का दिन भर का घटनाक्रम, लेकिन इसकी नौबत यानी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात आई क्यों, ये भी समझ लेते हैं। पहली वजह रही केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में नाराजगी को मापने के लिए देहरादून भेजा था। यहाँ रमन विधायकों से, नेताओं से, संघ के लोगों से मिले और खुलकर सीएम के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। कहा गया अपने मन की करते हैं, नेताओं की नहीं सुनते हैं, अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच नेताओं की साख कम हो रही है। इसके अलावा हाल में एक न्यूज चैनल के सर्वे में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया, इसका जिक्र भी हुआ। फिर आरएसएस का इंटरनल सर्वे, उसका भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें रावत की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। कहा गया 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के लिहाज से त्रिवेंद्र को कमजोर आंका जा रहा है, वो चुनाव अपने नाम पर नहीं जितवा पाएंगे। फिर दूसरी वजह बताई गई जाति और क्षेत्रीय समीकरण। जातिगत यानी ठाकुर ब्राह्मण, क्षेत्रीय माने कुमाऊं और गढ़वाल। होता ऐसा रहा कि अगर ठाकुर सीएम तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष और सीएम कुमाऊं से तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से। लेकिन इस वक्त मामला गड़बड़ था। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों ठाकुर। माना जा रहा है कि अब नया सीएम गढ़वाल से हो सकता है और ब्राह्मण भी हो सकता है। और इस कैटेगरी को माने, इस पैमाने को माने तो दो नाम सामने आए, अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मोदी सरकार में एचआरडी मिनिस्टर हैं। फिर तीसरी वजह भ्रष्टाचार का एक केस, जिसमें खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम उछला था। मामला 2016 का है, जब रावत झारखंड के प्रभारी थे। आरोप है कि रावत ने गौसेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने के लिए अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे मंगवाए। यह आरोप लगवाया उत्तराखंड के पत्रकार उमेश कुमार शर्मा ने, लेकिन उस वक्त उमेश पर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर करवाई थी पूर्व प्रोफेसर हरेंद्र सिंह रावत ने, जिनका भी नाम उमेश ने इस मामले में लिया था। बताया जाता है कि हरेंद्र की पत्नी सविता और सीएम की पत्नी बहनें हैं। आरोप भी यही है कि पैसा इन्हीं हरेंद्र और सविता के अकाउंट में मंगवाया गया। हालांकि हरेंद्र ने त्रिवेंद्र से संबंध होने से इनकार किया था। एफआईआर के बाद उमेश हाईकोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली और जस्टिस रविंद्र मैथानी ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। और इसी मामले को लेकर देहरादून सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। देहरादून से तात्पर्य उत्तराखंड सरकार, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत मिली। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लग गया, लेकिन इस मामले में अब कुछ फैसला आ सकता है। इसके अलावा कुछ निजी वजहों का भी जिक्र किया गया। वजह चाहे जो रही हो, हम जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई और अब उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में ये पहली दफा हो रहा है जब किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीच कार्यकाल इस तरह की असंतोष और नाराजगी के चलते बदला गया। कहा गया कि झारखंड का सबक बीजेपी ने सीख लिया है, जहां पर मुख्यमंत्री रघुवर दास अलोकप्रिय थे, लेकिन इसी जिद के चलते कि विधायकों के दबाव में मुख्यमंत्री को नहीं बदलेंगे, उनको कायम रहने दिया गया और नतीजा सबके सामने है। वरना सारे विरोध एक तरफ, सब मुख्यमंत्रियों को अपने कार्यकाल पूरे करने दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस नए स्वरूप में। उत्तराखंड की बात हो गई, अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ये बात कितनी बार कही गई कि किसान आंदोलन कुछ दिन बाद शायद चर्चा से बाहर हो जाए या चर्चा के अभाव में गुम हो जाए, लेकिन अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2021 का पहला हफ्ता बीत जाने तक ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरने को 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। कभी भारत में सोशल मीडिया ट्रेंड चलता है, कभी कोई विदेशी हस्ती किसान आंदोलन का समर्थन कर देती है। इधर कुछ दिनों से शांति थी तो खबर आ गई कि ब्रिटेन की संसद ने भारत में प्रेस की आज़ादी और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा पर 1.5 घंटे तक चर्चा की। किसान आंदोलन को विदेश से समर्थन पहली बार नहीं मिल रहा। कनाडा और ब्रिटेन के कई नेता ट्वीट से लेकर बयान तक जारी कर चुके हैं। हाल में रिएना और ग्रेटा के ट्वीट के बाद घमासान भी मचा, जो आपको याद होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ कि किसी दूसरे देश की संसद ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा पर आएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा। क्या है ये बातें? सिख समुदाय भारत से बाहर भी बड़ी संख्या में बसा हुआ है, खासकर कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में। भारत में चल रहे किसान आंदोलन से उनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं, इसलिए इन देशों में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन देखे गए। एक दूसरा पक्ष भी है। विदेशों में ऐसे कई संगठन हैं जो अब भी खालिस्तान की मांग के लिए समर्थन जुटाने की जुगत में है।
भारत सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन विदेश में ये काम करने के लिए आज़ाद है। चूंकि भारत में दंगों के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की परंपरा नहीं है, इसलिए इन संगठनों का काम आसान हो जाता है। ये ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों को मानवाधिकार उल्लंघन का उदाहरण बताकर विदेश में बसे सिखों और दूसरे समूहों का समर्थन जुटाते हैं और अब किसान आंदोलन की आड़ में भी ये अपनी गोलबंदी को मजबूत कर रहे हैं। तो दो तरह की लॉबी है। ये गोलबंदियां धीरे धीरे बड़ी होकर राजनीतिक समर्थन तक पहुंचती हैं। इसलिए पहले कनाडा और अब ब्रिटेन में ये देखा गया कि सिर्फ सिख नेताओं या सांसदों ने ही नहीं, कई गैर सिख नेताओं ने भी किसान आंदोलन को लेकर चिंता जाहिर की। ब्रिटेन की संसद में हुई चर्चा को इसी बात के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ब्रिटेन की संसद में 8 मार्च से पहले भी किसान आंदोलन का मुद्दा उठ चुका है। दिसंबर में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से सवाल पूछ चुके हैं कि भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस और पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जॉनसन भारतीय प्रधानमंत्री से इस बारे में बात करेंगे? तब बोरिस जॉनसन शायद तनमनजीत की बात को अच्छे से समझ नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है उसे लेकर हम चिंतित हैं, लेकिन ये मसला इन दो देशों की सरकारों को सुलझाना होगा। देसी की शक्ल इसके बाद देखने वाली थी। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अच्छा होता अगर हमारे प्रधानमंत्री को ये मालूम होता कि बात हो किस बारे में रही है। लेकिन देसी सिर्फ ट्वीट पर ही नहीं रुके, वो किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार बोलते रहे। दिसंबर में उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में एक लेटर लिखा जिस पर 35 ब्रिटिश सांसदों के दस्तखत थे। ब्रिटेन की सरकार इस मुद्दे पर सीधी चर्चा या प्रतिक्रिया का हिस्सा बनने से लगातार बचती आई, लेकिन ब्रिटेन में किसान आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले नेताओं और सांसदों ने या फिर खालिस्तानी तत्वों से सांत्वना रखने वाले, सहानुभूति रखने वाले सांसदों ने दबाव बनाए रखा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में भारतीय मूल के एक नेता है गुरज सिंह। ये इंग्लैंड के मेडनहेड शहर से पार्षद हैं। इन्होंने 17 दिसंबर 2020 को एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की। इसमें ब्रिटेन की सरकार से मांग की गई कि वो एक सार्वजनिक बयान जारी कर भारत सरकार से प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी पर बात करे। गुरज सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी पिटीशन पर लाख लोगों का समर्थन मिल गया तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की पिटीशन कमेटी से बात करेंगे। ब्रिटेन की संसद में 11 सांसदों वाली एक पिटीशन कमेटी होती है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन पिटीशन पर विचार करती है। ये कमेटी किसी याचिका को योग्य पाने पर संबंधित संसदीय कमेटी के पास भेजती है। कभी कभी सरकार से कार्रवाई के लिए भी कहती है, लेकिन इसकी एक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी पिटीशन को चर्चा के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन की लोकसभा में भेज सकती है। गुरज सिंह की ऑनलाइन पिटीशन को 1.25 लाख से ज्यादा ब्रिटिश नागरिकों का समर्थन मिला। 36 सांसदों ने भी समर्थन दिया। तो दस्तखत की बात तो हो गई, लेकिन क्या गुरज सिंह और उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट ब्रिटेन में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भारत में कृषि सुधार पर ब्रिटिश संसद चर्चा क्यों करे? यानी मामला मुश्किल था। इसलिए गुरज अपनी पिटीशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और प्रेस की आज़ादी पर जोर देते रहे, और ये वो मूल्य हैं जिन्हें पश्चिम के लोकतंत्र में बहुत महत्व दिया जाता है। फिर गुरज की पिटीशन पर हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा की मांग 2 भारतीय मूल के सांसदों ने भी पुरजोर तरीके से उठाई। एक नाम का अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, जालंधर से ताल्लुक रखने वाले तनमनजीत सिंह ढेसी और उनकी लेबर पार्टी से आने वाले वेलरी वाज। वेलरी के परिवार की जड़ें गोवा में है। गुरज की पिटीशन पर लाख से ऊपर दस्तखत का मतलब बहस वेस्टमिंस्टर हॉल में होती और जवाब देने के लिए जॉनसन सरकार को अपनी तरफ से कम एक मंत्री को भेजना पड़ता। लेकिन ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते 13 जनवरी 2021 से वेस्टमिंस्टर हॉल में चर्चा रोकी गई। मार्च आते आते 100 ब्रिटिश सांसद किसान आंदोलन के मुद्दे पर दखल देने के लिए बोरिस जॉनसन से अपील करने लगे। यानी अब चर्चा को ज्यादा दिन रोका नहीं जा सकता था वहां के संविधान और कानूनों के हिसाब से। इसलिए 8 मार्च का दिन चर्चा के लिए तय हुआ। चर्चा के लिए 90 मिनट का वक्त रखा गया। इस दौरान सांसदों ने किसान आंदोलन के अलग अलग पहलुओं को लेकर अपनी राय रखी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मार्टिन डे ने कहा, कृषि सुधार भारत सरकार का फैसला है, इसलिए अभी उन पर चर्चा नहीं हो सकती। हम प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा पर बात करना चाहते हैं। किसानों और पुलिस के बीच टकराव और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या चिंता का विषय है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा, आंदोलन के लिए इतने सारे लोग क्यों पहुंच रहे, इस पर विचार होना चाहिए। पत्रकारों की गिरफ्तारी गंभीर चिंता की वजह है। ऐसा नहीं था कि बहस में हर किसी ने किसान आंदोलन का ही पक्ष लिया हो। कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद हैं थेरेसा विलियर्स। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटेन में प्रदर्शन होते हैं तब ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्रिटेन लोकतंत्र को नहीं मानता, क्योंकि भारत में इस बात पर बहुत जोर है कि किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मसला है। तनमनजीत सिंह ढेसी ने अपनी बात इसी के जिक्र से शुरू की। Some supporters of the governing party in India have said that this is an internal matter
foreigners, keep your nose out of it. Well, I can tell them why everyone's so concerned. It's because human rights are universal, and a world in which they are upheld is in all of our interests. Hundreds of farmers have died already because of the freezing cold and because of ill health while protesting. For those of us whose parents and grandparents have been tilling the land in the Punjab, have a strong connection with the land, and whose family and friends are involved in the protests, imagine our collective pain when we see scenes of tear gas, water cannon and brute force being used against them. When we see them herded into the protest sites like animals with metal barricades, barbed wire and deadly steel spikes installed in the road, as if it was some sort of international border and not the outskirts of the capital city. The irony of it, Mr. Chairman, is that many of them have actually served on the border, or their children or grandchildren are currently serving in the army. Mercilessly, their water supply, sanitation, electricity and internet have been intermittently cut. Trade unionists, human rights activists and journalists, including young women, have been arrested with reports of sexual assault and torture while in custody. चर्चा के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि सांसदों ने जिन मुद्दों को उठाया है उन पर तब बात होगी जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की आमने सामने मुलाकात होगी। हमने आपको ये बताया चर्चा तक बात कैसे पहुंची और चर्चा में क्या हुआ। अब एक दूसरे पक्ष का रुख करते हैं। किसान आंदोलन के पक्ष में विदेशों में प्रदर्शन हुए तो कुछ एक जगह ये भी देखा गया कि कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। आकार में ये प्रदर्शन छोटे हो सकते हैं, लेकिन कृषि कानूनों के लिए विदेशों में समर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस चर्चा पर इनका क्या कहना है, ये भी जान लिया जाए। बड़ी अजीब सी बात है, ब्रिटेन में इंडियन फार्मर्स की बात हो रही है। ब्रिटेन के पास खुद के कोई सब्जेक्ट नहीं है क्या? ब्रिटेन के पास खुद के कोई इश्यू नहीं है क्या? उनके अपने बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, बहुत सारे नेशनल इश्यूज हैं, और उन्होंने भारत के किसानों के बारे में चर्चा करने का सोचा। ये तो मुझे काफी अजीब लगा। हमारे हिसाब से ये एक तरह से मजाक ही है और कुछ नहीं, सीरियस नहीं कह सकते इसको। सर, उस चर्चा में फ्रीडम ऑफ प्रेस और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के हक पर भी चर्चा हुई थी। उसको लेकर के आप लोगों के क्या विचार हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि किस मीडिया को भारत की सरकार रोकती है। किसी भी मीडिया को भारत की सरकार ने रोका है भारत आने से? किसी भी मीडिया को भारत में काम करने से मना किया है? नहीं किया है कभी भी। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, इट्स अ प्योरली अ डेमोक्रेटिक नेशन, और जिस डेमोक्रेटिक नेशन में पूरी आजादी है प्रेस को, स्वतंत्रता है पूरी तरह से काम करने की। बीबीसी वहां पर खुद अपना सेटअप रखती है, बहुत सारे चैनल्स अपना वहां सेटअप रखते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं वहां पर, और सबको आजादी थी, भले वो सिंगू बॉर्डर जाना चाहे, भले वो टिकरी बॉर्डर जाना चाहे, या जहां भी जाना चाहे, जिससे भी इंटरव्यू करना चाहे। उसके बावजूद अगर आप ये सोचो कि मीडिया को आजादी नहीं है और सिर्फ एक लड़की के ऊपर हुए व्हाट यू कॉल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप ये बोलो कि भाई ये मीडिया आजादी इस देश में खत्म है या है ही नहीं, तो आई थिंक रीजनेबल नहीं है, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। जिस तरह यूके में कई गोलबंदियां हैं जो किसान आंदोलन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, उस तरह आप लोग भी कृषि कानूनों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे आपकी क्या रणनीति होने वाली है? जैसे उस पक्ष ने तो अभी एक स्कोर अचीव कर ही लिया है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिस्कशन करवा दिया है। आप लोगों की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिस्कशन एक चैम्बर में हो जाता है और वो ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीच करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ जोक, फिर मजाक हो रहा है हमारे साथ। इंग्लैंड को पहली चीज, या इंग्लैंड के किसी भी एमपी को अपने इलाके के बारे में देखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक अलग डायरेक्शन में ले जाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो इशू है ये चला जाता है खालिस्तान प्लस पाकिस्तान, क्योंकि जो एमपी इस पूरे डिबेट में या तो वो खालिस्तानी थे या वो पाकिस्तानी थे। इनमें सिर्फ न्यूट्रल एमपी सिर्फ हमारी तरफ से जो टेरेसा विलियर्स थी वो पहुंची थी। दूसरे एक हमारे एमपी थे जिन्होंने अप्लाई किया कि भाई उनको बात करनी चाहिए इस बारे में, बॉब ब्लैकमैन, उनको परमिशन नहीं दी गई। और 3-3 मिनट में वो अगर यही बोले कि इंडिया इज नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, तो पहली चीज तो ये एक अच्छा, उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जितने एमपी वहां पर थे सिर्फ लेबर पार्टी के ज्यादा थे।
वहां पर लेबर डेमोक्रेट्स होंगे पूरा 80% एमपी जो थे लेबर के थे, और उसमें से करीब 4 या 5 तो पाकिस्तानी मूल के थे, 3 या 4 हिंदुस्तानी मूल के थे, 1 या 2 दूसरे लोग थे। अब ऐसे माहौल में आपको क्या समझ में आता है कि ये आईएसआई ऑपरेटेड इवेंट था, या आईएसआई सपोर्टेड इवेंट था, या खालिस्तानी सपोर्टेड इवेंट था? क्योंकि तनमनजीत सिंह देसी के बारे में ये फेमस है कि वो खालिस्तानी समर्थक है। सीमा मल्होत्रा के बारे में भी ये फेमस है कि वो खालिस्तानियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ काफी अपना वक्त गुजारती है। वीरेंद्र शर्मा जो हमारे हिंदुस्तानी मूल के पंजाब के एमपी है, वो अपनी वोटों की राजनीति के चक्कर में सच नहीं बोल पाए। उनका खुद का मानना नहीं है कि ये कोई आंदोलन है, लेकिन जब बोलने का वक्त आया तो उन्होंने बोला कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए, हमें समझौता करा देना चाहिए, हमें ये करा देना चाहिए, वो करा देना चाहिए। अरे इस तरह से थोड़ी काम होता है। आपको स्पष्ट भाषा में भारत के खिलाफ बोलना है तो स्पष्ट भाषा में भारत के खिलाफ बोलिए कि भारत ने ये गलत किया है। गलत तो कुछ किया ही नहीं है। अगर आंदोलन करने का हक भारत नहीं देता है किसी को, तो हम मानते हैं कि वो गलत है। भारत ने पूरा हक दिया है, भारत में पूरी आजादी है, हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति करने की पूरी आजादी हो जिस देश में, तो गलत कहाँ है? किसान भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, वो जाने, लेकिन आजादी तो है उनको। अब ऐसे माहौल में ब्रिटेन की पार्टी या ब्रिटेन की पार्टीज बोल सकते हैं आप, क्योंकि 2-3 पार्टियों के लोग भी थे, तो वो ये भारत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं। तो पहली चीज तो इट्स अ शेम, उन्हें नहीं करना चाहिए, उनको अपने मुद्दे को रखना चाहिए। अब रह गई बात जो आपका दूसरा सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए, तो भारतीय मूल के 80% लोग इसके खिलाफ है। मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ, 80% लोग भारत मूल के जो यहाँ पर हैं वो बोलते हैं कि ये जोक चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, ये मजाक चल रहा है, और ये किसानों का जो मोदी जी फायदा कर रहे हैं, मोदी जी ने जो इनके लिए अच्छा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत क्या किया, कोई ये समझने की कोशिश करे तो मुझे समझाए, कोई हमें भी हम समझना है कि उन्होंने गलत क्या किया है। और कोई भी भारतीय मूल का नागरिक जो यहाँ पर है, अदर देन द सिख कम्युनिटी, और सिख कम्युनिटी में से भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो खिलाफ है। सारे सरदार मैं नहीं मानता कि भारत के खिलाफ है, या उनको खालिस्तानियों का समर्थन है, या वो खालिस्तानी समर्थन के साथ वो वहां आएंगे। हमने बहुत सारे गुरुद्वारों से बात की, हमने बहुत सारे मंदिरों में बात की, सबने यही कहा कि जी ये मोदी जी का बहुत अच्छा मूव है और इसमें हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि कम्युनिटी को एक साथ जोड़ के हम इनका विरोध जो है इसको कम करें, वो हम सक्सेसफुल हुए। वो एक बार मोर्चा ले पाए थे भारतीय हाई कमीशन के सामने, उसके बाद उनको हमने नहीं आने दिया। क्यों? कि हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कि हम सभी गुरुद्वारों से, मंदिरों से, मस्जिदों से सबसे बात की हमने, और सबको समझाया कि भारत सरकार चाहती क्या है। भारत सरकार किसानों का भला चाहती है। तो ऐसे माहौल में उनके समझ में आया और उन्होंने दोबारा इनका साथ नहीं दिया। जो खालिस्तानी इस इशू को आगे बढ़ाना चाहते थे, हाई कमीशन के सामने और प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वो फेल हो गए सब। जाहिर तौर पर यह चर्चा भारत सरकार को पसंद नहीं आई जो ब्रिटेन की संसद में हुआ। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा कि हमें खेद है कि एक संतुलित बहस की जगह झूठे तर्कहीन दावे किए गए। इसके जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर आक्षेप लगाए गए। विदेशी मीडिया संस्थानों के साथ साथ ब्रिटिश मीडिया भी भारत में है और उसने प्रदर्शनों को कवर किया है। इसलिए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल खड़ा नहीं होता। यहाँ पर बयान खत्म होता है। 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पा ली है। एक विदेशी संसद में उस पर अलग से बहस हो गई, लेकिन इसका सीधा असर किसानों और सरकारों के बीच बातचीत पर पड़ जाएगा, ये कहने के कारण अभी नहीं मिले। लेकिन सब कुछ दिल्ली की सीमाओं पर हो भी नहीं रहा। भारत बड़ी मेहनत से दुनिया के बीच साख बनाने में लगा है। क्या ब्रिटिश संसद में हुई चर्चा इस कवायद पर असर डालेगी, ये हमने विशेषज्ञों से समझा। देखिए, ब्रिटेन में काफ़ी समय से और पहले से ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामलों के ऊपर ब्रिटेन में चर्चा हुई। पहले के दशकों में भी जब पंजाब में सिचुएशन जैसी थी उस समय भी, और उसके बाद कश्मीर की समस्या को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो एक तबका ब्रिटेन का अभी भी समझता है कि वो ग्लोबल पावर है, उसके पास डिस्क्रिप्शन है कि वो यूज़ करे और डिस्कस करे, डिबेट करे, अच्छी बात है। लेकिन जो ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल कहा जाता है, तो अल्टीमेटली इसका इस बात से लेना कम है कि भारत में क्या हो रहा है, उस बात से लेना ज़्यादा है कि ब्रिटेन के जो अंदरूनी मामले हैं
और जो अंदरूनी राजनीति है वो किस करवट बैठ रही है। तो उसमें एक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स जो दो ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने ट्रेडिशनली ह्यूमन राइट्स और इश्यूज दूसरे देशों के अंदर में क्या हो रहा है इसको लेकर चर्चाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, और इस खासकर इस मुद्दे को लेकर और भारत से संबंधित मुद्दों को लेकर लेबर पार्टी में काफ़ी बड़ा तबका ऐसा है जो भारत से संबंधित विषयों को उठाता है, क्योंकि उसमें कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पर वो मौजूद हैं और जहाँ पर उनके पास उनको ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज का समर्थन चाहिए जो उनको संसद तक पार्लियामेंट तक पहुँचा सके, और उसमें जो भारत से संबंधित इश्यूज होते हैं उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश। तो इसमें भी एक तबका रहा है जहाँ पर खासकर पंजाब से रिलेटेड है और नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से जोड़ा गया है, लेकिन वो बेसिकली बात अंदरूनी राजनीति की हो रही है। वहाँ पर ये सवाल उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो सांसद हैं वो कुछ करते हुए दिखें, उसका इम्पैक्ट होना हो ग्राउंड में भारत के साथ वो मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है कि वो अंदर क्या कर रहे हैं और वो किस तरह से उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो लेबर पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स और लिबरल डेमोक्रेट्स ने मिलकर प्रेशर बनाया, और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो डिबेट हुई वो भी थोड़ी सी फ्रैक्चर्ड ही रही। कंजर्वेटिव्स ने, टोरीज ने थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, जबकि लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स ने, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसीज ये बात सुनना चाहती है, उन्होंने वो बात सुनाई उनको कि भारत में बहुत समस्याएं बढ़ रही हैं और भारत की सरकार इसको एक डिक्टेटोरियल रूप में ले रही है इस पॉलिसी पर्सपेक्टिव। सर, जो लोकल पॉलिटिक्स के बारे में आपने अच्छे से बताया, अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जिसको ज़्यादा नैरो करके भारत में बड़ी क्रास लैंग्वेज में सिख लॉबी कह दिया जाता है और उनसे जुड़े कई दावे किए जाते हैं, उसमें से बहुत सारे सेपरेटिज्म और सेसेशनिज्म की तरफ निकल जाते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या उस तरह की कोई गोलबंदी है जिसको भारत में बहुत नर्वसनेस के साथ में देखा जाता है कि ये लोग एक साथ आ रहे हैं, यही लोग रेफरेंडम 2020 की बात कर रहे हैं, क्या उनका ज़्यादा बड़ा हाथ था, या फिर ये जैसा कि आपने कहा कि ब्रिटेन की लोकल पॉलिटिक्स का ज़्यादा रोल है इसमें? देखिए, ब्रिटेन में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सिख लॉबी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं, जैसे कि अगर आप कनाडा में देखें तो वहाँ जरूर एक तबका बिल्कुल है, लेकिन ब्रिटेन में पिछले कुछ दशकों में उसका प्रभाव कम हुआ है, डिस्पर्जन हुआ है, और जो एक भारत की तरफ जिस तरह का रुख ब्रिटेन का रहा है उसमें वो स्पेस कम हो गई है। तो जरूर एक समय था जब खालिस्तान का मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था, उस समय काफ़ी ऐसे गुट थे जो ब्रिटेन से भी काम करते थे, हालांकि उसका गढ़ कंडा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन में भी ऐसे ग्रुप्स मौजूद थे, पर अब वो उतने प्रभावशाली नहीं है, और उनका क्योंकि वो डिस्पर्स है तो उनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता पॉलिटिक्स में। इसमें जो हुआ है वो ये कि क्योंकि जैसा आप शुरू में जिक्र कर रहे थे, काफ़ी सारे विषयों को जोड़ा गया है, ये सिर्फ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं है, उसमें और भी बात है, मीडिया पर असॉल्ट है, फलाना है और ये है वो है, वो सारे इश्यूज को जोड़कर एक तरह से प्रेजेंट करना, एक नैरेटिव प्रेजेंट करना। वो जो नैरेटिव की फ्रेमिंग है, वो नैरेटिव की फ्रेमिंग पॉलिटिक्स की वजह से हुई कि वो जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं लेबर पार्टी में है, जिनको कि एक सर्टन प्रोजेक्शन चाहिए, एक सर्टन पॉलिटिक्स में एक यूटिलिटी चाहिए, वो उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए संसद में हुआ है और उसका नतीजा हमारे सामने। सर, चर्चा हो गई है, क्या इसका कोई और असर पड़ सकता है भारत और ब्रिटेन के संबंधों पे, या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई कदम उठाने के बारे में सोच सकती है, कोई स्टेटमेंट वगैरह करने के बारे में, या फिर ये चर्चा तक की बात थी और अब चर्चा हो गई और बात खत्म? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये जो जिस एजेंसी या जिस फोर्स की हम बात कर रहे थे जिसने इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया, वो इसको किस हद तक ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक ब्रिटिश सरकार का सवाल है, उन्होंने अपना जवाब भी दिया संसद में, उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से अपना जवाब दिया कि भाई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हर देश के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा होता है, और किसी देश ने इसको अच्छी तरह या एक ड्यू प्रोसेस के साथ हैंडल किया हो, या ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल किया हो, या बगैर डिफिकल्टी के हैंडल किया, ऐसा नहीं है। तो वो जो इशू है वो तो
जो ब्रिटिश सरकार ने बता दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ब्रिटिश जो हाई कमिश्नर है इंडिया में उन्होंने बोला है, ब्रिटिश जो एजेंसी से वो कह रही है कि भारत का आंतरिक मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि जहां तक सरकारी ऑफिशियल पॉलिसी का सवाल है वो आगे कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन इस समय भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन भारत संबंधों को एक नई कगार पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। G7 में भारत के साथ वो पार्टनरशिप करना चाहता है, बुला रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। वो एक D7 की बात कर रहा है जहाँ डेमोक्रेसी साथ मिलकर काम करे। उनका एजेंडा डिफरेंट है, सरकार का एजेंडा, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी काफी अलग है। तो वहां मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि अब वो जो ताकतें, जिन ताकतों ने इसको यहाँ तक पहुंचाया, इस डिस्कशन को करवाया, वो क्या रुख लेती हैं। लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार इस पर अपना रवैया बरकरार रखती है तो मुझे लगता है उनके लिए जो दूसरी ताकतें, उनके लिए भी परेशानी होगी कि वो क्या करें। लेकिन अल्टीमेटली अगर उनका जो बेसिक फोकस है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो वो तो सर्व हो गया, और वो आगे अगर कुछ महीने और चलेगा तो वो फिर से एक और चर्चा करवा देंगे। पर जहाँ तक भारत और ब्रिटेन के संबंधों का सवाल है, वो ज्यादा बड़ी अंडरलाइंग फोर्सेस कन्वर्ज कर रही हैं, वो ज्यादा बड़ी जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा कोई तनाव आने की। तो निखिल जी, पहली चीज तो हमें ये जानने की जरूरत है कि भारत के तथाकथित अंदरूनी मुद्दों पर किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट में डिस्कशन कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसके पीछे पहली चीज जानने की जरूरत यह है कि यूके पार्लियामेंट में अगर कोई वहां के सिटीजन्स पिटिशन करते हैं तो पार्लियामेंटेरियंस का ये उत्तरदायित्व है कि वो उस पर बहस करें, डिबेट करें। तो वो उन्होंने उस प्रोटोकॉल के तहत ये बहस की है। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बहस की शुरुआत में ही एसएनपी के जो पार्लियामेंटेरियन थे मार्टिन डे, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि साहब ये जो बहस है ये फार्म लॉज को लेकर के नहीं है, और वहां पे यूके गवर्नमेंट की जो पोजीशन है कि फार्म लॉज ये इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन स्टेट का सॉवरेन मामला है और उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी के जो दो मुद्दे हैं, सेफ्टी ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और प्रेस फ्रीडम, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ प्रेस हु आर कवरिंग द इवेंट, इन पे हम बात करेंगे। तो भाई अब इन पे हम बात कैसे कर सकते हैं? दो लिंकेजेस हैं जो उनको एक मॉरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यूके पार्लियामेंट को एक मॉरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और लेजिस्लेटिव जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं इसके तहत। पहला तो ये है कि कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं जिससे पार्लियामेंटेरियंस चुन के आते हैं, वहां पर हमारे इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है। तो वो डायस्पोरिक कम्युनिटी अपने पार्लियामेंटेरियंस को कहती है कि भाई इस पे आप बात करें। तो वो उनका पहला लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशन है। जो मॉरल ऑब्लिगेशन है वो ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सलिटी से निकल के आता है। ये पॉइंट एक पार्लियामेंटेरियन ने उस डिबेट के कल के डिबेट के दौरान कही, बोल भी रहे थे जी। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स जो हैं ये एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक इशू है, और एक ऐसी दुनिया जहां पर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का अगर रिस्पेक्ट होता है, वो दुनिया उस दुनिया से ज्यादा बेहतर है जहां पर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सलिटी को माना नहीं जाता और रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो इन दो कारणों से, मॉरल और लेजिस्लेटिव कारणों से, ये डिबेट हमें वहां पर कल देखने को मिली। इस डिबेट में जो बातें कही गई हैं उससे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की नजर से जब हम देखते हैं और एक भारतीय मतलब नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें से हम क्या क्या चीजें पढ़ पाते हैं? जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह के इल्जाम लगाए गए, उनमें उनको लेकर के आपका रिएक्शन क्या है सर? तो इसके कई लेयर्स हैं, कई लेवल पर इस डिबेट को देखा जा सकता है। पहले तो आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र किया, तो निखिल जी, इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में हमें देखने को ये है कि जो ध्रुवीकरण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हुआ है, वो सिर्फ डेमोक्रेसीज और नॉन डेमोक्रेसीज के बीच का ध्रुवीकरण नहीं है, या फिर ग्रेट पावर्स और स्मॉल पावर्स के बीच का नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसीज के अंदर भी कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में अब बंटवारा हो चुका है और दो ध्रुव बन चुके हैं। और ये जो कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स का जो ध्रुवीकरण हुआ है वो कट्स अक्रॉस डेमोक्रेसीज, ये डेमोक्रेसीज की बाउंड्रीज को काटते हुए बनता है।
तो मिसाल के तौर पे अमेरिका के कंजर्वेटिव्स, यहाँ के कंजर्वेटिव्स और यूके के कंजर्वेटिव्स लगभग एक तरह की बातें बोलते हैं और एक ही तरह के उनके विचार होते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव जो हैं वो दूसरी तरफ जाते हैं। तो उसके तहत आप देखेंगे ये जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है जो दुनिया भर में दिखती है, उसकी एक झलक आपको वहां पे देखने को मिलती है, जिसके दौरान एक कंजर्वेटिव एमपी ने लगभग पूरी तरीके से इंडियन पोजीशन को वहां पे सपोर्ट किया है। जो दूसरी चीज हमें जानने की जरूरत है, और ये थोड़ा सा नुआंस्ड और थोड़ा सा महीन पॉइंट है और थोड़ा सा डेलिकेट पॉइंट भी है, वो ये कि एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट, लेजिटिमेट कंसर्न, लेजिटिमेट ग्रीवांस जब भी इंटरनेशनली और बड़े स्तर पे एक्सप्रेस की जाती है या उसके लिए मोबिलाइजेशन और लामबंदी होती है, तो उसमें हमेशा ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके अपने नेफेरियस डीड्स या जिनके अपने बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स होते हैं, तो वो पिगी बैक करते हैं। कोई गाड़ी चल रही है, उसमें कोई लेजिटिमेट सामान रखा हुआ, उसके साथ हमने अपना इलेजिटिमेट मामला भी स्मगल कर दिया। तो ऐसे कंसर्न्स मुझे कुछ पार्लियामेंटेरियंस की स्पीचेस में जब कश्मीर का जिक्र आया, या फिर इन दोनों मुद्दों को, फार्मर्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स की सेफ्टी और प्रेस फ्रीडम, इनसे हटकर जब बड़े सवालों पे बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि वो इंटरेस्ट्स, वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स, इलेजिटिमेट इंटरेस्ट्स भी उसमें क्रीप कर गए थे। तो ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है कि भाई हमने इसको कैसे देखना चाहिए, तो इस पे हम शायद तब बात कर सकते हैं जब हम मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ कि अतुल जी, आपने इंडियन रिएक्शन को भी देखा होगा। हमने देखा था कि पिछली बार जब रियाना और ग्रेटा के ट्वीट्स आए थे, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही डिटेल्ड रिस्पॉन्स किया था। इस बार ये हुआ है कि जो लंदन में भारतीय उच्चायोग है, हाई कमीशन ने जरूर एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कहा नहीं खास। ये घटना मतलब ऐसी क्यों हुई है? क्या मतलब सरकार का रिस्पांस इस रास्ते और इस तरह से क्यों आया है भारत सरकार का? अब क्यों आया है ये तो भारत सरकार के लोग ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ एक चीज उसमें जोड़ दें कि इंडिया जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, उन्हें भी अब से कुछ घंटों पहले दिल्ली में तलब करके उनसे भी यही सारी चीजें कही गई जो लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर ने कही। बाय द वे, प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, तो ये जो स्टेटमेंट है, हमारे यहाँ पे एक डिसिप्लिन में एक टर्म होता है डिप्लोमेटिक लर्निंग का, कि जैसे जैसे आप अपने डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाते हैं, आप अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हुए जाते हैं। तो पिछला जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट वो सेलिब्रिटीज के ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में आया था, उससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं, हालांकि कुछ पुराना सा भी यहाँ पे है। तो पुराना सा अगर आप देखें तो आइडिया के फॉल्स असर्शंस, मतलब गलत बयानी हुई है पार्लियामेंट में। ये भी कहा गया कि भाई अटेम्प्ट टू मिसलीड द ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी। तो एक जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है कि भाई गुमराह किया जा रहा है, वो एक एलिमेंट आता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नई हैं और दिलचस्प हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक पुरानी बात थी कि भाई ये इंडिया का इंटरनल मसला है, उसको नए तरीके से कहने की कोशिश की गई है। इस बार कहा यह गया है कि भारत के जो जनतांत्रिक संस्थान हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनका रेमिट है, वो इस पे बात करते हैं और उनकी तरफ और उन पे ये छोड़ देना चाहिए। तो पहले हमने बहुत ही ब्लंटली कहा था इंटरनल अफेयर, अब हमने उसको डिप्लोमेटिकली और स्मूथ कर दिया है। जो दूसरी चीज मुझे दिलचस्प लगी वो है रेफरेंस टू फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। हमने सिर्फ ये नहीं कहा है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। कहने का शायद तात्पर्य ये है उससे कि भाई हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हमारी जनतांत्रिक प्रणाली जो है वो सुचारू ढंग से चल रही है। और शायद ये एक तरह का कटाक्ष है उन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरफ भी जहां पर कुछ क्राइसिस देखी गई है। तीसरा जो एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इस पे जोर दिया गया है कि हमारी जो जनतांत्रिक संस्थान है ये इंडिपेंडेंट हैं। तो ये मुझे लगा कि इसका असर्शन भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली, नियत और नीति दोनों के लेवल पर जो पांचवा पॉइंट है इस स्टेटमेंट का, वो बहुत क्लियर है। और उसने ये कहा है कि साहब, आप भले ही हमारे हितैषी होने का दावा करें,
अगर आप गलत बयानी हमारे बारे में करेंगे तो हम तथ्यों का ब्यौरा, जिसके ये कह रहे हैं कि सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, वी विल सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, तो हम तथ्यों का ब्यौरा आपके सामने दे देंगे। फाइनली जो चीज गौरतलब है, जो बात गौरतलब है, वो ये कि ये एमईए का स्टेटमेंट नहीं है। ये एक लोकल लेवल पर, लोकल यानी लंदन में हाई कमीशन ने स्टेटमेंट इशू किया है। और खास बात इसमें ये है कि पहले पैराग्राफ ने बहुत जो डिबेट हुई है उसमें जो लोग शामिल हुए उसके स्कोप को छोटा बनाने की कोशिश की है। स्मॉल ग्रुप ऑफ एमपीज उन्होंने भी लिखा है। बिल्कुल। तो एक जो पहले क्रिटिसिज्म आई थी कि आपने बिना मतलब का ही लोगों की बातों को तूल दे दिया, तो उसको उस पे भी उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है, मुझे लगता है इस पर। ठीक है, आखिरी सवाल बेरातुल जी यही है कि भारत बड़ी मेहनत कर रहा है ग्लोबल फोरम पे, जहां जहां वो अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सके, जहां असर बढ़ा सके, कद बढ़ा सके, और यही कवायद एक तरह से खतरे में आई है। 2-3 इंसिडेंट्स हम देख सकते हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, अभी उसके बाद CANRC का मुद्दा हो, या और अब किसान प्रोटेस्ट हैं। एक पार्लियामेंट में अब एक फुल फ्लेजेड डिस्कशन हो गया है 1.5 घंटे का। क्या अब यहाँ से आगे की राह क्या है? क्या भारत इस सारे अटेंशन को मैनेज कर ले जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर अब ये बात यहाँ से और आगे बढ़ेगी? अच्छा सवाल है। बात कुल मिलाकर के रेपुटेशनल डैमेज की है इस वक्त इंटरनेशनली अगर हम देखें तो। रेपुटेशनल डैमेज, आपकी साख को जो चोट पहुंचती है, वो चोट आपको आपके नेशनल इंटरेस्ट के लेवल पर तब अफेक्ट करती है जब दुनिया में कलेक्टिव मॉरल कॉन्शियंस इसको वैल्यू किया जाता है। आज जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्थिति है उसमें कलेक्टिव मॉरल कॉन्शियंस नाम की चीज, माफ कीजिएगा, पर नहीं है। तो इसलिए रेपुटेशनल डैमेज बियॉन्ड द पॉइंट उतना मैटर नहीं करेगी। हकीकत ये भी है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को हमारी जरूरत है, यूएस को चीन के कॉन्टेक्स्ट में, और ब्रिटेन को, आप गौर कीजिएगा, ब्रिटेन को जब वो ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन से निकल के अपने आप को एक फिर संप्रभु राष्ट्र राज्य की तरफ के तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसे हमारी जरूरत है। तो वो जो हितों का कन्वर्जेंस है, इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस है, वो इस रेपुटेशनल डैमेज के मुद्दे को नीचे ही करके रखेगा। हमारे लिए मुझे लगता है जो बड़ी बात है वो ये है कि हम खुद अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा निगाह डाल करके देखें कि ये जो मुद्दे बाहर उठ रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हैं, और हम इंटरनली क्या कर सकते हैं कि इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशंस या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हमारे लिए ना पैदा हो। बड़ी खबर में अब बात करते हैं संसद की। इसके लिए अब से आपको ललन टॉप शो में एक खास सेगमेंट मिलेगा। हमने इसका नाम ही रख दिया है संसद में आज। संसद में आज फिर दोनों सदनों में महंगाई को लेकर हंगामा हुआ। इन सदनों में विपक्ष ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने के लिए हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल सकी। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी सदस्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि जब भी विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाते हैं, उन्हें ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के लोगों को हंगामा नहीं दिखाया जा सकता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। लोकसभा में पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच बहस भी देखी गई। हरसिमरत कौर ने एफसीआई की नई अधिसूचना पर सरकार से सवाल किया। कहा, सरकार क्या उन्हीं से खरीदेगी जो अपने कागज जमा करेंगे? ऐसे में बटाई या किराए पर खेती करने वाले किसान कहां जाएंगे? मैं उस राज्य से आती हूँ सर जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं
विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट भेजे। ये कहते हैं एफसीआई एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने हरसिमरत कौर के सवाल का जवाब दिया। साथ में ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि कुछ समय पहले तक हरसिमरत ही इस मंत्रालय को संभाल रही थी। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य है जहां पे वो कहते हैं कि नहीं, हम किसान को पूरी मूल नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे। और उसके पीछे क्या हेतु है, क्या उसके पीछे उनकी परिकल्पना है? क्या वो किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वो किसानों को पूरी मूल नहीं पहुंचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि हमें पूछने के बदले जैसे पहले वो राज्य सरकार को पूछा करती थी, वैसे वो राज्य सरकार को पूछे। तो ये कुछ बातें हुई, फिर विपक्ष का हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 और फिर 2 बजे तक के लिए और बाद में अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। यहां भी महंगाई पर चर्चा कराने के लिए विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति से चर्चा के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि मैं आपको मनाने में असफल हूं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ अन्य कीमती सामानों की कीमत भी बढ़ी है और इससे देश की जनता परेशान है। इसके बाद विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई और तब उपसभापति ने राज्यसभा में मध्यस्थता कानून पर चर्चा शुरू कराई। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसका कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने विरोध किया। कहा कि सदन की परंपरा रही है कि जब तक सदन के समक्ष उपस्थित किसी विषय का समाधान नहीं निकल आता, तब तक किसी और सरकारी कामकाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह के विषय उठाना विपक्ष का अधिकार है। फिर हंगामे के चलते राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये था आज देश के सर्वोच्च पंचायतों का हाल। अब सुध लेते हैं चुनावी राज्यों की। पहले बंगाल की बारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया। नंदीग्राम आंदोलन को याद करते हुए कहा, मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम का नहीं। मैंने पहले ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़ूंगी। अगर आप लोगों को मेरा यहां से चुनाव लड़ना गलत लगता है तो मैं पर्चा नहीं दाखिल करूंगी। ममता ने मंच से ही चंडी पाठ किया। ममता 3 दिन नंदीग्राम में रहेंगी, 10 मार्च को नामांकन करेंगी। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी से है। ये ममता सरकार में मंत्री थे। शुवेंदु 12 मार्च को अपना नामांकन करेंगे। एक अपडेट असम से भी है, जहां मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सोनोवाल पिछली बार इस सीट से 18,000 वोटों से जीते थे। नामांकन के दौरान उनके साथ उनके सबसे सीनियर पोर्टफोलियोज और कद के हिसाब से मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। माजुली में पहले चरण में पोलिंग होनी है। ये चुनावी राज्यों की जानकारी थी। अब आखिरी में पॉजिटिव न्यूज की बारी। पॉजिटिव न्यूज में आज बात मैत्री सेतु की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये पुल त्रिपुरा की फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। फेनी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदी है। 1.9 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने में 133 करोड़ की लागत आई। मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आप पूछ सकते हैं, भैया एक पुल बना है तो ये पॉजिटिव न्यूज कैसे है? क्योंकि पुल जोड़ता है। हम चाहते हैं कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ सकारात्मक ढंग से जुड़े। जहां पुल बनते हैं वहां आवागमन सुगम होता है, और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन हो अलग अलग कल्चर्स के बीच, अलग अलग देशों के बीच, अलग अलग लोगों के बीच, उतना ही हमारी बुद्धि का, हमारी चेतना का संवर्धन होता है। इसलिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।